हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, चल तो रहा है मिडवाइफरी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए इसको बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको इसको अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अगर नहीं जान पाए तो आप को रिलेट नहीं कर पाएंगे या समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में बता दें, उसके बाद फिर गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस दोनों बताएंगे। तो जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस बताएंगे तो इसमें से ढेर सारी चीज़ें ऐसे होंगी जो यहाँ से भी बोलेंगे, तो इसलिए हमें मेल को बताना ज़रूरी लगा। ठीक है, तो आइए डियर, पिछला वाला लेक्चर जो हमारा था वो उस पे था प्यूबर्टी और मेनोपॉज पे। उसमें क्या था कि देखिए हम वैसे नॉर्मली तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि प्यूबर्टी ये होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जब स्टार्ट हो तो प्यूबर्टी हो गया, लेकिन बहुत सारे चीज़ें ऐसे मुझे लगा कि इस पर क्वेश्चन जैसे बने हैं या बनते हैं या जहाँ से बन सकते हैं, तो इसलिए हमने ये रख दिया कि प्यूबर्टी के बारे में जितने भी क्वेश्चन अब प्यूबर्टी के बारे में भी होंगे वो जा नहीं पाएंगे, आपसे आपसे पकड़ से दूर नहीं जा पाए या फिर आपसे छूट नहीं पाएंगे। उस पर मतलब कि आंसर देना ही देना है। तो प्यूबर्टी और उसके साथ साथ मेनोपॉज भी बता दिया। तो प्यूबर्टी के दौरान हमने बताया था क्या क्या चेंजेज होते हैं और क्या होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें बताया। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा एक लेक्चर इसमें हमने बता दिया तो नॉर्मल जानकारी, उसके बाद फिर हम फीमेल के बारे में फिर मिडवाइफरी बताएंगे। तो सबसे पहले जो है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेल स्टेरिलिटी। क्या? मेल स्टेरिलिटी। ठीक, मतलब पुरुष नपुंसकता। उसके बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, किसका अध्ययन करते हैं? ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेल स्टेरिलिटी, यानी कि जिस मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक, उसमें या फिर जो है कि स्पर्म का काउंट कम है या जो भी है, जितना भी सारी एबनॉर्मेलिटी मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस से लेकर फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी एबनॉर्मेलिटी इरेगुलरिटी है उसका ट्रीटमेंट करना, उसका जांच करना, उसका वो करना, और उसके बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज कॉल्ड एंड्रोलॉजी। ठीक, एंड्रो मतलब आपको बता दूं कि एंड्रो मतलब क्या होता है? एंड्रो, एंड्रो मतलब मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन। ठीक, मैस्कुलाइन मतलब कि मेल। ठीक, आप लोग जानते होंगे। ठीक, पुरुषलिंग स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन मतलब पुरुषलिंग। क्या? पुरुषलिंग। ठीक, पुरुषलिंग तो मैस्कुलाइन, और उसके बाद फेमाइन कर दे, फेमाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। क्या? स्त्रीलिंग। ठीक, तो ये फेमाइन और मैस्कुलाइन। तो एंड्रो मतलब मैस्कुलाइन होता है। ठीक, मैस्कुलाइन मतलब मेल। तो मेल के मेल स्टेरिलिटी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? एंड्रोलॉजी। अब थोड़ा सा मैंने ये डायग्राम थोड़ा सा रफली ऐसे बना दिया है। अभी तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, देखेंगे आप। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे फिगर, सारे डिजिट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, दिखेंगे जब आप YouTube के राइट कॉर्नर में हाई पिक्चर क्वालिटी करके देखेंगे तो वो सारा चीज़ एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है, तो मैं इधर से शुरुआत करता हूँ। देखिए ये वर्टिब्रा हो गया, ठीक, पीछे का ये वर्टिब्रा हो गया। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये कॉलन हो गया, ठीक, सिग्मॉइड कॉलन। देन उसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। ठीक, उसके और नीचे आए तो क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ये पेरिटोनियल पाउच, रेड कलर से जो है ये पेरिटोनियल पाउच। देखिए ये रेडी कलर से ये पेरिटोनियल पाउच है। उसके बाद देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो इसमें आके यूरेटर इसमें आके खुलता है। ठीक, इसमें यूरेटर दोनों तरफ से आके, किससे? किडनी से। ये ठीक, एक इधर से एक उधर से, दोनों साइड से यूरेटर आके के इसमें खुलता है। अब उसके बाद यूरेटर, देखिए यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बाद ये रेड कलर का जो हमने पाउच बताया था वो पेरिटोनियम कहते हैं। अगर इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसे ही पेरिटोनाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनाइटिस। ठीक, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस कहते हैं। उसके बाद इधर देखिए सेमिनल वेसाइकिल, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बाद ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ही देखिए सेमिनल वेसाइकिल। इसका काम क्या है? जो स्पर्म टेस्टिस में बनता है उसको और डाइल्यूट करना, यानी कि 90% तक सीमेन का निर्माण सेमिनल वेसाइकिल करता है। आगे अभी हम बताएंगे
यानी कि जो स्पर्म बनता है, जो इजैकुलेट होता है, उसमें स्पर्म भी होता है और सीमेन भी होता है। तो सीमेन किससे बनता है? सेमिनल वेसिकल से। तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे सीमेन में क्या क्या होता है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, आप लोग बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया का नाम सुनेंगे तो यही प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर जब हो जाता है या ट्यूमर जब हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में मेल में, तो उसी को कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेट ट्यूमर या फिर बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, यानी कि हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, बढ़ जाए, इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ जाए। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट आगे ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट आगे ही है क्या है कि ये पेनिस। उसके बाद ये क्या है? ये ब्लू कलर से जो है ये हमने यूरेथ्रा दिखाया है, जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेके आके पेनिस के थ्रू बाहर करेगा। फिर उसके बाद देखिए ये स्कोटम हो गया, स्कोटम के अंदर 2 टेस्टिस है, ठीक है। तो ये टेस्टिस, तो थोड़ा सा ये हमने रफली डायग्राम बनाया, अभी हम धीरे धीरे, अभी इतनी बार डायग्राम बना देंगे तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए कि हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन बताया था, वैसे ही इसमें भी देख लीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो इसमें फंक्शन ये होता है, वहाँ पे ओवम का प्रोडक्शन करता था, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म होता था, वहां पे ओवम का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन होता था? फैलोपियन ट्यूब होता था। और यहाँ पे क्या होगा? वास्ट डिफरेंस होगा, आगे बात करेंगे, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, ठीक। एजैकुलेशन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म को इजैकुलेट करना, कब? इंटरकोर्स के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान इजैकुलेट करना, ये भी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद अगला फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन्स। क्या? सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन्स, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं या एंड्रोजन भी कहते हैं। किससे सिक्रीट होता है? किससे सिक्रीट होता है? इंटरस्टिशियल सेल या फिर लिडिक सेल, LYDIG, लिडिक सेल, ठीक। ये तो ये किसकी उसमें सिक्रीट होता है, किसके रेस्पॉन्स से? अभी हमने पिछले उसमें बताया था प्यूबर्टी और मेनोपॉज में। तो इसमें मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है इंटरस्टिशियल सेल से होता है, टेस्टिस में होता है। ये इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल यही टेस्टिस में होता है। अभी हम टेस्टिस का बड़ा सा फिगर बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि इंटरस्टिशियल सेल है यहीं पे, और LH हार्मोन्स आके इसी पे कार्य करता है इंटरस्टिशियल सेल पे, उसको करने सिक्रीट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट का, कौन कौन से पार्ट हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए अब हम बता रहे हैं इसमें फंक्शन के बाद, टेस्टिस का फंक्शन के बाद, अब पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अब पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर पार्ट को डिवाइड किया जाए तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। क्या? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मतलब जो सपोर्ट करे, तो इसमें क्या है? पहला स्कोर्टम, ठीक, स्कोर्टम जो कि पाउच के लाइक होता है जिसमें टेस्टिस होता है, ठीक, उसे स्कोर्टम कहते हैं। स्कोर्टम का काम क्या है? टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सुरक्षा प्रदान करना और टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक, टेम्परेचर मेंटेन करना। क्योंकि टेम्परेचर अगर स्कोर्टम मेंटेन नहीं करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब बॉडी टेम्परेचर पे जितना होता है उस पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। इससे कम 2 या 3, 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर, ठीक। ये जो है कि कोर टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम पे टेम्परेचर पे वो फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, ठीक। तो अब देखिए 37 डिग्री सेल्सियस है,
37 डिग्री सेल्सियस में अब थोड़ा सा अभी इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा कि देखिए जो कोल्ड कंट्री है जहाँ पे ठंडी ज़्यादा लगती है, जहाँ पे जैसे मतलब कि विंटर हमेशा रहता है, मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा बिलो ही रहता है, बॉडी टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर बिलो ही रहता है। तो वहाँ के लोगों को ठंड लगती है, तो वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी पहले से ही 37 डिग्री से कम रहता है, और 37 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो वहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से होता है। और दूसरी बात, तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस स्कोटम के, टेस्टिस जो होता है स्कोटम के एक एबनॉर्मेलिटी देखती है, ये इंगुनल कैनाल है, ठीक, ये इंगुनल कैनाल, इंगुनल कैनाल में टेस्टिस दोनों होते हैं। देखिए ये टेस्टिस, ये टेस्टिस, ये, ठीक। तो जो इंगुनल कैनाल है, इस इंगुनल कैनाल से टेस्टिस को नीचे आ जाना चाहिए, स्कोटम में आना चाहिए, ठीक। टेस्टिस बन कब जाता है? बन जाता है जब बेबी प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी के 5वें सप्ताह में टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन 5वें सप्ताह में हो जाता है। और मेसोडर्म से किससे होता है? जो जाइगोट का, जाइगोट तीन लेयर में डिवाइड होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? मेसोडर्मल लेयर से होता है। और कब होता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी प्रेगनेंसी के 5वें सप्ताह में, यानी ये कह लीजिए कि 1 महीने के जस्ट बाद, अगले महीने में 1 से 1.5 महीने बाद टेस्टिस बन जाता है। बनने के बाद एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है, स्कोटम में आता नहीं है। अब स्कोटम में कब आ जाता है? स्कोटम में कब आ जाता है? 7th मंथ, ठीक, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में क्या होता है? टेस्टिस ऊपर से एब्डोमिनल से स्कोटम में आ जाता है। अब स्कोटम में ही आ जाता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर 7th मंथ तक स्कोटम में टेस्टिस नहीं आया, इंगुइनल कैनाल के थ्रू अगर नीचे नहीं आया, वो ऊपर ही रह गया, तो उसे एक एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। उस एबनॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं? क्रिप्टॉर्किज्म, क्रिप्टॉर्किज्म, क्रिप्टॉर्चिडिज्म, ठीक। क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो, क्रिप्टॉर्किज्म, ठीक। ये तो इसका मतलब स्कोटम, इसका मतलब टेस्टिस, ठीक। तो ये होता है, टेस्टिस स्कोटम में अगर फेल हो जाए, ना आए, ऊपर ही रह जाए, तो उसे क्रिप्टॉर्किज्म कहते हैं, ठीक। ये अभी अब नॉर्मलिटी आगे जब बताएंगे, फिलहाल ये समझ, ये लिख लीजिए क्रिप्टॉर्किज्म। ये क्या होता है? फेल्योर ऑफ टेस्टिस डिसेंट इनटू स्कोटम, फेल्योर ऑफ टेस्टिस डिसेंट इनटू स्कोटम, मतलब कि डिसेंट नीचे आना, टेस्टिस जो है फेल हो गया, ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आया, तो उसे क्या कहेंगे? क्रिप्टॉर्किज्म, ठीक। तो ये होता है। उसके बाद देखिए आगे हम बात कर रहे हैं, टॉपिक पे आइए। तो आपने देखा कि टेस्टिस का फॉर्मेशन कब होता है? तो 5वें सप्ताह में, 5वें वीक में, ध्यान दीजिएगा। और डिसेंड कब, नीचे कब आता है? स्कोटम में 7वें महीने ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक। तो ये हो गया, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस अंदर नहीं हो पाता है, इसलिए टेस्टिस नीचे बाहर आ जाता है। और ये भी ध्यान दीजिए कि लगभग मैक्सिमम पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट बॉडी से बाहर ही हैंग करता है, बाहर रहता है, ठीक। तो अभी आगे और हम बताएंगे। तो ये थोड़ा सा था। तो इसमें देखिए स्कोटम की बात की, तो स्कोटम क्या करता है? टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, टेस्टिस का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, किस पे? अब यानी 2 से 3 होगा, तो यानी कितना होगा? 35 डिग्री सेल्सियस, कितना? 35 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखता है, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ठीक। अब उसके बाद दूसरा है पेनिस, डिलीवर स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसका काम क्या है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में ये भी आता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में ये भी आता है पेनिस भी। तो पेनिस का काम क्या है? डिलीवर करता है स्पर्म को इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक। अब दूसरा पार्ट है प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। क्या कहते हैं इसको?
प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, या फिर इसी को मेल गोनैड कहते हैं, या फिर इसी को टेस्टिस कहते हैं, या ये कह लीजिए कि टेस्टिस को दो और नाम से जानते हैं, मेल गोनैड या फिर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म बनाना, और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक, हार्मोन्स का सिक्रीशन करना और स्पर्म का प्रोडक्शन करना। टेस्टिस में ही तो बनता है, टेस्टिस में ही स्पर्म बनता है और टेस्टिस से ही हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक, अब अगला ये तीसरा क्या है? सिस्टम ऑफ डक्ट। स्पर्म बन गया, स्पर्म को ले जाने वाला होना चाहिए। ठीक, और ले जाने वाला हो गया, अब उसको इजैकुलेट वाला होना चाहिए। तो देखिए इसी को हम डक्ट मतलब कन्वे करता है। अब जैसे ये तो यहाँ से प्रोडक्शन हो गया, अब यहाँ से जाना है किसके? वास डिफरेंस के थ्रू, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशियस एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से सेमिनल वेसाइकिल, सेमिनल वेसाइकिल से प्रोस्टेट, प्रोस्टेट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अभी हम बताएंगे स्पर्म का रास्ता, पाथ ऑफ स्पर्म, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा तो सिस्टम ऑफ डक्ट, यानी इस सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट भी होते हैं। कौन? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या करता है? स्पर्म बनने के बाद, देखिए थोड़ा सा मैं दिखाई दे रहा हूं, देखिए ये, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पर्म बनने के बाद जो ये लेके आता है, यही क्या है? वास डिफरेंस। ठीक, अब इसमें से स्पर्म आता है इसमें, और इसमें से स्पर्म जाता है यूरेथ्रा में। यहाँ सेमिनल, यहाँ पे क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, उससे पहले सेमिनल वेसाइकिल होगा। ठीक, तो ये मिलेगा सेमिनल वेसाइकिल से, इसी स्पर्म में सीमन आएगा, सीमन आने के बाद फिर आएगा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के बाद तब इजैकुलेट होगा, यानी ये पेनिस के थ्रू बाहर आएगा। तो इसमें क्या करता है? देखिए यहाँ से स्पर्म बनेगा तो स्पर्म इसमें स्टोर होता है, इसमें स्टोर होता है। इसीलिए कभी कभी मेल स्टेरिलिटी, मेल क्या बोलते हैं उसको, वैसेक्टॉमी, जब मेल में वैसेक्टॉमी हो जाता है तो यही वास डिफरेंस ही कट करते हैं। लेकिन वास डिफरेंस जब कट कर देते हैं, कुछ अमाउंट में वास डिफरेंशिया और एपिडाइडमिस में स्पर्म रहते हैं, इसलिए कभी कभी कट करने के बावजूद भी स्पर्म ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। ठीक, 10 दिन तक जिंदा रहते हैं या 5 दिन 6 दिन तक जिंदा रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो। ठीक, तो वो जिंदा रहते हैं। अब पता लगी वो ठीक हो गया अच्छे से, कोई परेशानी नहीं होती, वास डिफरेंस कट किए, उसको टाइड अप कर दिए, टाई कर दिए, तो ये हुआ। तो कभी कभी ऐसा केस देखने को मिलता है कि वैसेक्टॉमी हो गया था फिर भी प्रेगनेंसी हो गई। इरेक्टाइल फंक्शन होगा, इरेक्टाइल फंक्शन जब होगा तो यहाँ पे स्पर्म ऑलरेडी है ये है, और इधर कट कर दिए तो इधर से आएगा नहीं, लेकिन जो यहाँ पे है वो तो इजैकुलेट हो जाएगा ना, तो इसलिए प्रेगनेंसी हो जाता है। ऐसा रेयर केस में देखने को मिलता है। यानी कि जो डॉक्टर होता है, जो वैसेक्टॉमी करता है, उसे ध्यान देना चाहिए कि स्पर्म स्टोर तो नहीं है वहाँ पे, तो उसको एक्सपेल आउट कर दें। तो वास डिफरेंस क्या करता है? स्टोरेज का कार्य करता है। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है? यानी इजैकुलेट करता है, स्पर्म को बाहर की तरफ मतलब कि इजैकुलेट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का मतलब क्या कहता है? सॉरी, इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, और यूरेथ्रा क्या करता है? इजैकुलेट करता है। देखिए इजैकुलेटरी डक्ट है, ये क्या है? ये डक्ट है, और ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। और यहाँ से जैसे इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म आता है तो यूरेथ्रा से इजैकुलेट होता है, और यूरेथ्रा का काम क्या है? इजैकुलेशन, यानी स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इजेक्ट करना, और क्या करना? डुअल फंक्शन। इसीलिए यूरेथ्रा का काम डुअल फंक्शन है, डुअल फंक्शन, दो काम करता है, यूरिन का भी डिस्चार्ज करता है और स्पर्म का इजैकुलेशन भी करता है, तो इसलिए डुअल फंक्शन होता है यूरेथ्रा का। एसेसरी मेल सेक्स ग्लैंड, ठीक, कौन कौन से एसेसरी मेल सेक्स ग्लैंड होते हैं? तो इसमें जैसे हमने फीमेल में बताया था, फीमेल में क्या क्या बताया था? स्किन ग्लैंड और बर्थोलिन ग्लैंड। क्या क्या? स्किन ग्लैंड और बर्थोलिन ग्लैंड, दो हमने एसेसरी ग्लैंड बताए थे। यहाँ पर भी एसेसरी ग्लैंड क्या क्या है? सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये है इसको 4 पार्ट में। अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहले स्कोटम, ठीक, उसके बाद टेस्टिस की बात करेंगे, बारी बारी से एक एक सभी की बात करेंगे डिटेल में। तो इसको आप नोट कर लीजिए।
ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला है स्कोटम। ठीक है, स्कोटम, स्कोटम के बारे में क्या है, देखिए अब ये क्या होता है, एक सैक होता है। ठीक, इट इज सैक ऑफ टेस्टिस। ठीक, जैसे कि थैला की तरह होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस है। एक्सटर्नली लुक लाइक, मतलब बाहर से देखने पे, एक्सटर्नली लुक लाइक बाहर से देखने पे अ हाईली पिगमेंटेड, कैसा, हाईली पिगमेंटेड पाउच की तरह लगता है, हाईली पिगमेंटेड पाउच विच इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट। देखिए ये बाहर से देखने में क्या लगता है, बाहर से ऐसे देखने में हाईली पिगमेंटेड होता है। कैसा होता है, हाईली पिगमेंटेड होता है और पाउच के जैसा दिखता है, कि जैसे पाउच में कोई, जैसे थैले में पाउच में कुछ रखा हो। और ये भी दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। देखिए 2 कंपार्टमेंट, ये एक इधर एक इधर, 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। और ईच कंपार्टमेंट हैज 1 टेस्टिस, क्या, 1 टेस्टिस 1 एपिडाइडमिस। ठीक, 1 टेस्टिस कंपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो इतने पोर्शन में आधे में क्या क्या बिलोंग करेगा, 1 टेस्टिस 1 एपिडाइडमिस एंड टेस्टिकुलर एंड, क्या, टेस्टिकुलर एंड ऑफ स्पर्मेटिड कार्ड। ठीक, ये इसको कार्ड बोलते हैं। ये ऊपर से आके जब यहाँ पे मिलता है, ये इसको कार्ड बोलते हैं। दोनों वास्ट डिफरेंस, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक साथ जब एक ही उसमें गया तो कार्ड होता है, यानी कि एक ही ऐसे कार्ड होता है और इसके अंदर से पास होते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे पास होते हैं, ये कार्ड बनता है, टेस्टिकुलर एंड ऑफ स्पर्मेटिड कार्ड। उसके बाद अगला कह रहा है, इट लाइज बिलो द प्यूबिक सिम्फाइसिस, किसके, प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे होता है, क्या, स्कोटम। ये पाउच, ये थैला जो लटका होता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से क्या होता है, बिलो, नीचे होता है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस हमने बताया था आपको। ठीक, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी इसके नीचे ये बोन है। ठीक, बोन हड्डी है, ये हड्डी यानी पेल्विक बोन है। पेल्विक बोन के जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है उसके नीचे होता है लोकेशन इसका। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो उसके नीचे होता है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये इस्चियम और ये इलियम। ठीक, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इस्चियम एंड इलियम। ठीक, ये यानी कि यहाँ पे होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे। अगर देखा जाए अंदर से स्केलेटल स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ ये इसके नीचे होता है। ठीक, आगे कह रहा है इट मेंटेन द टेम्परेचर, और इसका स्कोटल है, स्कोटम का क्या काम है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, और वो भी कितना, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमेशा कम पे बनाए रखना फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, टेस्टिस में इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब एक खास बात यह है कि स्कोटम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है, अगर स्कोटम में स्वेलिंग है, स्वेलिंग इनटू स्कोटम ड्यू टू डायलेशन ऑफ वेन। ठीक, जो ब्लड की सप्लाई यहाँ से ब्लड को लेके जाती है वेन, उसमें क्या हो जाए, डायलेशन हो जाए, दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम टेस्टिस, यानी टेस्टिस से जो ब्लड लेके वापस जाता है आर्टरी में, उसमें इंफीरियर वीना कावा में छोड़ता है। अगर उस वेन में क्या हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, वेरिकोसिल। वेरिकोसिल जैसे हाइड्रोसिल का मतलब ये होता है कि स्कोटम में फ्लूइड का भर जाना, स्कोटम के लेयर में यहाँ पे पानी भर जाना। ठीक, लिक्विड भर जाना क्या कहते हैं, हाइड्रोसिल कहते हैं। लेकिन अगर इसी के वेन में, स्कोटम के वेन में, वो ब्लड वेन है जो ब्लड को स्कोटम से लेके इंफीरियर वीना कावा में लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर उसमें डायलेशन हो जाए तो उसे वेरिकोसील कहते हैं। वेरिकोसील, वेरिको मतलब वेन और सील मतलब पाउच। ठीक, ये तो ये स्कोटम। अब हम इसके आगे देखते हैं टेस्टिस के बारे में, तो इसको नोट कर लीजिए टेस्टिस के बारे में। अब मैं टेस्टिस की बात करने जा रहा हूँ।
तो स्क्रोटम के बाद अब टेस्टिस, उसके अंदर जो है टेस्टिस की बात कर रहा हूँ। तो इतना तो हमने बात कर लिया कि ये स्क्रोटम है, 2 टेस्टिस होता है। अब एक टेस्टिस को हमने बाहर दिखाया है, ठीक, बाहर टेस्टिस को दिखाया है। थोड़ा गौर से ध्यान से देखिएगा और सब समझ में आएगा, ठीक। टेस्टिस को और किस नाम से हम जानते हैं? मेल गोनैड्स। किस नाम से? मेल गोनैड्स, ठीक। इट इज ए रिप्रोडक्टिव, क्या? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ मेल इक्विवेलेंट टू ओवरी ऑफ फीमेल, ठीक। जो काम फीमेल में ओवरी का है वो काम इसका भी है। ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन oogenesis होता है, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक। तो अभी मैं इसको एक को बाहर, तो एक सोमनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर निकालूंगा, ठीक। सोमनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर निकालूंगा, बड़े में दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा मैंने इसको बाहर निकाला है, पहले टेस्टिस को बाहर निकाला, अब टेस्टिस के अंदर के एक पार्ट को बाहर अभी निकालूंगा। पहले ऐसे देख लीजिए, जो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी इसके सारे पार्ट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा बता देंगे आपको। फिलहाल एक फिगर के बारे में समझ लीजिए। फिगर में ये दिखा रहा है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है? ये सोमनिफेरस ट्यूब्यूल है। जो हमने यहाँ पे लिख दिया वही ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर, ऐसे ही मिलियंस स्ट्रक्चर होते हैं। कितने होते हैं? मिलियंस स्ट्रक्चर होते हैं, मिलियंस, ठीक। अब एक मैंने यहाँ पे थोड़े दिखाया है, लेकिन और भी होते हैं, मिलियंस होते हैं। तो एक सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में देखिए मैंने ये ग्रीन कलर से एक लेयर बनाया है, उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। और यहीं से शुरुआत होता है स्पर्म बनना, ठीक। जर्मिनल एपिथेलियम में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस होगा, मियोसिस की वजह से एक सेल डिवीजन है, यानी इसमें जर्मिनल एपिथेलियम में सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन होने के बाद, और वो भी कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस, ठीक। सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस, मियोसिस या मियोटिक, ठीक, मियोसिस, ठीक। हाँ, इसमें एम, मियोसिस, ठीक, मियोसिस या फिर इसी को बोलते हैं मियोटिक, मियोटिक। इसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं। किससे? एक से 4 सेल बनते हैं, ठीक, एक सेल से 4 सेल। और इसमें क्या होता है, अगर ये सेल, अगर जो मदर सेल था, मदर सेल यानी इस मदर सेल से जो 4 बने हैं, अगर ये 2n डिप्लॉयड होगा तो ये सभी हैप्लॉयड होंगे, ठीक। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ये जर्मिनल एपिथेलियम किस में होता है? 2n में होता है, ठीक। अब 2n में इसमें डिवीजन होता है तो 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 स्पर्मेटोजोआ। अभी हम डिटेल में स्पर्म फॉर्मेशन की बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस में। तो यहाँ पे स्पर्म बनता है, और स्पर्म जब बन जाता है, यहाँ से डिवीजन हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, तो उसको अब न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी। न्यूट्रिएंट की, खान पान नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो उसके लिए सर्टोली सेल, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में एक सेल पाया जाता है, सर्टोली सेल, जो स्पर्म के स्पर्मेटोजोआ को सपोर्ट करता है, नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि ये जिंदा रहे, ठीक। तो ये कौन सा सेल है? सर्टोली सेल, ठीक, ये सर्टोली सेल। अब यहाँ से स्पर्म बना सोमनिफेरस ट्यूब्यूल से, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल से जब बना तो आगे बढ़ेगा, स्पर्म आगे जाएगा, सभी सोमनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बन के आगे आएगा, आगे आएगा, देखिए आगे। तो जब आगे जाएगा तो इस आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? रीट टेस्टिस, ठीक, क्या बोलते हैं? रीट टेस्टिस। अब रीट टेस्टिस के जैसे ही पास पहुंचेगा तो वहां पे लिडिग सेल, लिडिग एक वैज्ञानिक का नाम था, LYDIG, लिडिग, या फिर इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लिडिग, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लिडिग, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लिडिग, तो ISCL, ठीक। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लिडिग भी इसको बोलते हैं, या लिडिग सेल भी बोलते हैं, ठीक, या इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। तो इस सेल को अब यहाँ से सिक्रीशन किसका होगा? टेस्टोस्टेरॉन का, टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा। तो टेस्टोस्टेरॉन का जब सिक्रीशन हो जाएगा तो इसको क्या करेगा? स्पर्म को प्रोटेक्ट करेगा, और यहाँ से ये चला जाएगा जब स्पर्म टेस्टोस्टेरॉन निकलेगा। और हाँ, एक चीज देखिए, फीमेल में ओवम जो होता है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। यानी कि मेल का जब से तक 60 साल तक भी, चाहे कितना भी उम्र हो, अगर बॉडी फिजिक मेंटेन है, टेस्टोस्टेरॉन लेवल है, बॉडी फिजिक मेंटेन है,
यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहेगा। इसमें सिजेशन नहीं होता है। और जबकि क्या होता है फीमेल में, हमने बताया कि 45 से 55 साल पे सिजेशन हो जाता है, तो उसी को मेनोपॉज कहते हैं। और इसमें ना कोई सिजेशन ना कोई, चलता रहता है 55-60 तक चलता रहेगा, अगर अच्छी खासी बॉडी फिजिक मेंटेन रहा तो स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहता है। तो रीट टेस्टिस के बाद आता है देखिए रीट टेस्टिस के बाद ये देखिए नेटवर्क है, नेटवर्क साइड, ये जाके नेटवर्क ऐसे यहाँ से इतने पार्ट से ये पूरा क्या है एपिडाइडमिस, क्या है एपिडाइडमिस, इस पूरे पार्ट को नेटवर्क को एपिडाइडमिस कहते हैं। अब एपिडाइडमिस का देखिए हेड है, ये क्या है इतना एरिया हेड है, हेड ऑफ एपिडाइडमिस। उसके बाद मिडिल पार्ट को क्या कहते हैं बॉडी ऑफ एपिडाइडमिस, उसके बाद टेल ऑफ एपिडाइडमिस। अब ये एपिडाइडमिस में जो है ये नेटवर्क है, देख रहे पूरा। अब सारे स्पर्म इसमें स्टोर होंगे, हमने कहा था कि एपिडाइडमिस में क्या होता है स्पर्म स्टोर होते हैं, तो देखिए इसमें स्पर्म स्टोर। तो कभी कभार मैंने कहा था कि स्टरलाइजेशन करने के बाद, मतलब वैसेक्टॉमी करने के बाद, वॉश डिफरेंस कट करने के बाद भी जो इस पे स्पर्म रहते हैं वो स्पर्म आगे चले जाते हैं, तो वॉश डिफरेंस यहाँ से कट कर दिए। लेकिन इसमें से जो स्पर्म यहाँ से जो इधर एरिया में रहते हैं, इधर एरिया में स्पर्म मान लीजिए यहाँ कट करके लाइगेट कर दिए, बांध दिए, और बाकी इधर स्पर्म पड़े रह गए, तो इजेकुलेशन हुआ तो स्पर्म तो प्रेगनेंसी चांसेस रहता है। और इसमें स्पर्म रहता है तो लगभग 6 से 7 दिन या 10 दिन तक भी रह सकता है। ठीक, तो ये वास्ट डिफरेंस है। अब एपिडाइडमिस से निकलेगा वास्ट डिफरेंस, क्या वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस से देखिए ये यूरेथ्रा है जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है, ये यूरेथ्रा कहाँ यूरेटर कहाँ से आया है, यूरेटर कहाँ से, किडनी से आया है यूरिन लेके। और ये ब्लू कलर से जो हमने दिखाया है ये यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है यूरिनरी ब्लैडर। देखिए जब वास्ट डिफरेंस आता है तो वास्ट डिफरेंस यूरेटर के ऊपर क्रॉस करके तब ऐसे बाहर की तरफ आता है। ठीक, तो ये ऐसे जाके ऐसे आता है, और ठीक ऐसे ही जो है इस साइड से भी आएगा। तो 2 टेस्टिस होते हैं, दोनों टेस्टिस यूरिनरी ब्लैडर के यूरेटर को क्रॉस करते हैं, ऊपर से आते हैं इधर। ठीक, तो ऊपर से जब आते हैं इधर, तो हम अभी बताएंगे स्ट्रक्चर, सीधा इसको बनाएंगे जब हम एपिडाइडमिस की बात करेंगे। तो इसमें फिगर में देखिएगा ध्यान से, आप फिगर इसको बना लीजिएगा, तो इसमें थोड़ा रफली भी बना लीजिए, मैं जितना अगर जैसे मैं बना हूँ नहीं वैसे बनाने आता है तो रफली एक बना दीजिए, कि ताकि मैं जब बोलूँ तो नोट्स लेके बैठिए और समझ में आए। तो टेस्टिस के बारे में ये 2 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें अब हम अगला बात करते हैं शेप की। शेप कैसा होता है, ओवल शेप्ड होता है। शेप कैसा होता है, ओवल शेप्ड होता है। साइज में बात करें तो साइज क्या होता है, 4.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है, लंबाई होता है, 2.5 सेंटीमीटर विड्थ होता है, और 3 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। थिकनेस 3 सेंटीमीटर, ऐसे याद कर लीजिए, थिकनेस 3 सेंटीमीटर, लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, और विड्थ क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये साइज हो गया। वेट की बात करें तो एक टेस्टिस का वजन 10 से 15 ग्राम कितना होता है, 10 से 15 ग्राम एक टेस्टिस। ठीक, तो ये हो गया शेप, साइज और वेट। उसके बाद हमने एक बात किया था, ये क्या है इंग्विनल कैनाल, देखिए इसलिए हमने इसको इरेज अभी नहीं किया, ये इंग्विनल कैनाल है। इंग्विनल कैनाल से अगर टेस्टिस, अच्छा मैंने ये भी एक बताया आप लोगों को, ये भी बताया कि 5वें महीने में टेस्टिस बच्चे में, सॉरी 5वें सप्ताह में टेस्टिस बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 7वें महीने में क्या होता है, टेस्टिस नीचे आ जाता है स्क्रोटम में। कहाँ आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। अब यही स्क्रोटम में नहीं आ पाएगा, तो हमने बताया कि नहीं आया, फेल हो गया, तो उसे कहेंगे क्रिप्टोर्किज्म। अब क्रिप्टोर्किज्म देखने में क्या मिलता है कि जो बच्चे प्री मेच्योर पैदा होते हैं, प्री मेच्योर यानी कि 7 मंथ पे या 6 मंथ पे पैदा हो गए, तो उसमें आप सोचिए कि 7 मंथ में, 7वें मंथ में टेस्टिस नीचे आता है, और 7वें मंथ में ही वो डिलीवर हो गया, बच्चा क्या हुआ डिलीवर हो गया, तो टेस्टिस कहाँ रह गया, ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आया। तो 70% केसेस किसमें देखने को मिलते हैं, 70% केसेस प्री मेच्योर बेबी में, किसमें, या प्री टर्म
प्री टर्म बेबी में, ठीक है। और उसका 30% तक केस देखने को मिलता है टर्म बेबी में, ठीक, टर्म बेबी में, ठीक। तो ये क्रिप्टोर्किज्म का रेट है। क्रिप्टोर्किज्म 70% ज्यादातर, यानी कि ज्यादातर प्री टर्म बेबी होता है। क्यों? क्योंकि 7वें महीने में वो नीचे आता था, टेस्टिस इंगुइनल कैनाल से नीचे आता था, बॉडी के बाहर आता था। लेकिन हुआ क्या कि वो 7वें महीने में ही डिलीवर हो गया। अब जब डिलीवर हो गया तो वो कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। उसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए टेस्टिस के, अगर टेस्टिस के लेयर की बात करें, तो स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर ये 3 लेयर से सराउंडेड है, यानी कवर है 3 लेयर से। ये तीनों है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक। ये तो ये आउटर होता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस आउटर होता है, और ये मिडिल होता है, ठीक, मिडिल। ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल होता है, और ये इनर होता है, ठीक। अब हमने कहा कि इसमें ये लेयर जो होता है, जब हाइड्रोसिल होता है तो इन्हीं 3 लेयर को हटाया जाता है, और इनर वाले लेयर में ही हाइड्रो मतलब कि फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है। अब क्रिप्टोर्किज्म की बात की हमने क्रिप्टोर्किज्म की बात की। क्रिप्टोर्किज्म में क्या होता है, हमने बताया कि टेस्टिस नीचे नहीं आ पाता है, और ये हमने कहा कि 70% तक प्री मेच्योर बेबी में। तो अब उसमें से भी प्री मेच्योर बेबी जो पैदा होते हैं, टेस्टिस डिसेंड नहीं होता है, ऊपर ही रह जाता है, उसमें से लगभग 80% बच्चों में टेस्टिस नीचे आ जाता है, लगभग 1 साल का होते हैं तभी। जैसे मान लीजिए अगर सरवाइव कर ले गया, 7 महीने पर ही अगर डिलीवरी हो गई, सरवाइव कर ले गया, तो 80% ऐसे बच्चे होते हैं कि शरीर का डेवलपमेंट बाहर होता रहता है, 1 साल के अंदर टेस्टिस नीचे आ जाता है, ठीक, टेस्टिस नीचे आ जाता है। लेकिन उसमें से लगभग 20% ऐसे होते हैं जिनकी टेस्टिस नहीं आ पाती अपने से स्वयं। तो 80% स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वतः आ जाता है, लगभग 1 साल का, जैसे 1 साल का होने चलेगा तब से तक आ जाएगा, नीचे टेस्टिस आ जाता है। लेकिन 20% में जो नहीं आता है उनको बाई सर्जरी नीचे लाया जाता है। तो बाई सर्जरी, इसको जो सर्जरी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसमें जब 20% में नहीं आता है तो उसको बाई सर्जरी नीचे लाते हैं, और उस सर्जरी का नाम है आर्कियोप्रेक्सी या आर्कियोरैफी, आर्कियोप्रेक्सी या आर्कियोरैफी, ठीक। तो ये सर्जरी का नाम है। इस सर्जरी के द्वारा सर्जरी करके इंगुइनल कैनाल से टेस्टिस को नीचे लाते हैं, और उस प्रोसीजर का नाम है आर्कियोप्रेक्सी या आर्कियोरैफी, ठीक। तो ये टेस्टिस के लेयर थे, लेयर 3 होते हैं, तीनों से कवर्ड होता है, ठीक। और उसके बाद अब आगे हम बात करते हैं टेस्टिस का। तो आगे देखिए, अब इसमें बात कर रहे हैं, इसमें टेस्टिस में आगे कुछ पॉइंट देखिए, हम पॉइंट वो रख रहे हैं ताकि जिसमें से ज़्यादा डिटेल भी नहीं हो, आपका काम चल जाए, जो क्वेश्चन आ सकता है वही बता रहे हैं। अब कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू ट्यूनिका वेजाइनलिस, किसमें, ट्यूनिका वेजाइनलिस में अगर फ्लूइड इकट्ठा हो गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोसिल। इन ईच टेस्टिस 200 से 300 लोब्यूल्स, क्या 200 से 300 लोब्यूल्स, ये 200 से 300 लोब्यूल्स, ये क्या है, ये लोब्यूल्स हैं, देखिए ये वाले, ये लोब्यूल्स हैं, इसे लोब्यूल्स कहते हैं। ये इधर, ये एक पार्ट को, इसको लोब्यूल्स कहते हैं। तो ऐसे ही एक टेस्टिस में लगभग 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं, 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं, और एक लोब्यूल्स में न जाने कितने सोमनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ईच लोब्यूल हैव सोमनिफेरस ट्यूब्यूल वेयर स्पर्म इज फॉर्म्ड, यानी ईच लोब्यूल में बहुत सारे सोमनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या बनता है, स्पर्म। सोमनिफेरस ट्यूब्यूल हैव 2 सेल्स, और सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में भी 2 सेल होती हैं, स्पर्मेटिड सेल जो स्पर्म बनाती हैं, और उसका सर्टोली सेल जो सपोर्ट करती है और नरिश करते हैं किसको, स्पर्म को। यानी 2 तरीके के सेल सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछे कि टेस्टिस के किस पार्ट में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो अगर डीपली पूछे, ऑप्शन दिया है, लोब्यूल्स दिया है, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल दिया है, तो वरीयता सोमनिफेरस ट्यूब्यूल को देंगे।
अगर सोमनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं दिया है, लोब्यूल्स दिया है, रीट टेस्टिस दिया है, वास डिफरेंस दिया है, एपिडाइडमिस दिया है, तो लोब्यूल्स मारेंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसको कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए अगला बात कर रहे हैं। अगला जो है कि द स्पर्म फार्मेशन ऑफ स्पर्म इन सोमनिफेरस ट्यूब्यूल। The process of formation of sperm in somniferous tubule is called spermatogenesis। ठीक, क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज 65 to 75 डेज। इसका मतलब ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम से मेच्योर स्पर्म बनने में, जर्मिनल सोमनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल एपिथेलियम से एक मेच्योर स्पर्म को बनने में लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। कितना लग जाता है? 2 से 3 महीने लग जाते हैं। जबकि फीमेल में हर महीने एक ओवम बनता है, लेकिन इसमें मिनिमम 2 महीने और मैक्सिमम 3 महीने लग जाते हैं एक जर्मिनल एपिथेलियम से एक स्पर्म बनने में। ठीक, तो ये ढेर सारे, एक बार में ढेर सारे स्पर्म बनते हैं, 2 महीने बाद ढेर सारे स्पर्म साथ में बनते हैं, और ये कंटिन्यूअस ऐसे हर 2 महीने बाद ऐसे चलता रहता है, हर 2 महीने बाद ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे ढेर सारे स्पर्म, कोई लेट से स्टार्ट हुआ, कोई लेट से रहता है, ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही पूरे जर्मिनल एपिथेलियल सेल जनरेट हुए, जनरेट होने के बाद स्पर्म बना के फिर से स्टार्ट, नहीं, इसमें से ढेर सारे जर्मिनल एपिथेलियम, एक तो बन रहा है, आगे बढ़ रहा है, दूसरा अभी मैच्योर हो रहा है, फिर दूसरा पीछे, मतलब कि कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि ओवोजेनेसिस फीमेल में क्या है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज continuous process in male while oogenesis in female is discontinuous process। ठीक, तो ये टेस्टिस के बारे में। अब हम बात करेंगे, टेस्टिस हो गया, देखिए टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के अब बाहर क्या है? एपिडाइडमिस की बात करेंगे। ठीक, अब हम एपिडाइडमिस की बात करेंगे, जो कि एपिडाइडमिस का क्लास हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको तैयार करिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बोरिंग सा लगने लगेगा। इसलिए अब हम इसको इसी पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप वीडियो नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। आप बुक लेके बैठ जाना, और क्वेश्चन कहीं से अगर नहीं आपको आए तो फिर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।